Hi everybody, this is your educator Shubham Pathak, and today the chapter that we are going to start and also finish is known as periodic classification of elements. चलिए बिना वेस्ट किए आपका टाइम मैं करती हूँ चैप्टर को स्टार्ट। अच्छा, क्लास 9th की बात बताते हैं। क्लास 9th में हमने क्या पढ़ा है? मैटर के बारे में पढ़ा है। हमने ये पढ़ा है कि एलिमेंट्स जो है प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि एक एलिमेंट के अंदर जो सारे एटम्स होते हैं वो सेम तरीके के होते हैं, राइट? लेकिन ऐसा कंपाउंड्स में नहीं होता है, ऐसा मिक्सचर्स में नहीं होता है। तो अभी तक की हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमारे आसपास का जो भी मैटर है वो एटम से बना हुआ होता है। एटम्स जो है फंडामेंटल यूनिट होता है मैटर का। एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाते हैं, और एक एलिमेंट के अंदर सारे एटम्स जो है सेम होते हैं। ये हम क्लास 9th में अंडरस्टैंड करके आए हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कितने? 118। इसमें से कुछ एलिमेंट्स मेटल कहलाते हैं, कुछ एलिमेंट्स नॉन मेटल्स कहलाते हैं, कुछ एलिमेंट्स मेटलॉइड कहलाते हैं। लेकिन आपको पता है इन 118 एलिमेंट्स में से 94 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली अकर करते हैं, राइट? सो इतने सारे एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स, और क्या पता अभी भी हमारी दुनिया में सारे एलिमेंट डिस्कवर भी नहीं हुए हैं। आगे आते आते हम और एलिमेंट डिस्कवर करेंगे, राइट? हु नोज? तो इतने सारे एलिमेंट्स क्या एक बार में डिस्कवर हो गए थे? द आंसर टू दैट इज नो। एलिमेंट्स धीरे 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 करके डिस्कवर हुए थे। और जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर होते गए बच्चा, वैसे वैसे जो साइंटिफिक फ्रेटर्निटी थी, जो दुनिया के सारे साइंटिस्ट थे, चाहे वो फिजिसिस्ट थे, चाहे वो केमिस्ट थे, उन सब में ये क्यूरियोसिटी आती रही, ये सवाल आता रहा कि इन एलिमेंट्स के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो जितने ज्यादा एलिमेंट्स आते रहे उतनी ज्यादा इच्छा बढ़ती गई साइंटिस्ट के अंदर कि इन एलिमेंट्स को ग्रुप करके रखा जाए। नहीं आया समझ? चलो छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आपके घर में अगर बुक्स होती हैं तो आपके पास मान लो 4 बुक्स हैं या 5 बुक्स हैं, तो आप उनके अलग अलग कॉलम थोड़ी बना के रखोगे। लेकिन अगर आपके पास खूब सारी बुक्स हैं, आपके पास एक लाइब्रेरी है, तो फिर क्या लाइब्रेरी में एक गट्ठर बना के रख दोगे कि एक ही जगह एक हीप बना के रख दिया जहां पे सारी बुक्स आपने डंप कर रखी हैं? नहीं, आपको उन्हें कैटेगराइज करना पड़ेगा, राइट? अगर मैं आपसे एक लाइब्रेरी में जाके पूछूं कि यार एंजल एंड डीमंस बता दो मुझे कहां पे है, तो आप क्या बोलोगे मुझे कि जाओ पूरी लाइब्रेरी ढूंढ लो, कहीं ना कहीं मिल जाएगी? नहीं, आपको जैसे ही पता चलेगा कि एंजल एंड डीमंस की मैं तलाश कर रही हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं थ्रिलर नॉवल चाहती हूं, तो आप मुझे उसी सेक्शन में भेज दोगे जहां पे आपने क्लब करके रखी हुई होंगी लाइब्रेरी में सारी थ्रिलर नॉवेल्स। उसी तरीके से जैसे जैसे हमारे पर एलिमेंट बढ़ते रहे, हमने सोचा कि इन्हें क्लासिफाई करने से हमारी इनकी जो पढ़ाई है और हमारा जो इन पे आविष्कार करने का तरीका है वो आसान होता जाएगा बच्चा। तो क्लासिफिकेशन से एलिमेंट्स की स्टडी हो गई इजी। इनफैक्ट एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज के साथ साथ एलिमेंट से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को भी समझना, उनकी प्रॉपर्टीज को भी कैटेगराइज करना क्या हो गया? आसान हो गया। फिर जब हमने एक बार एलिमेंट्स को कैटेगराइज कर दिए कि भाई ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, तो फिर उन्हें कंपेयर करना भी इजी हो गया। इट बिकेम वेरी इजियर टू कंपेयर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स। और जो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे उन्हें साथ में रखने की भी आसानी हो गई। सो क्लासिफिकेशन से हमारी स्टडी ऑफ एलिमेंट्स बन गई इजी। लेकिन ये बात शुरू कहां से हुई? अच्छा, इससे पहले कि मैं चैप्टर शुरू करूं, मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर को पढ़ने की सबसे अच्छी ट्रिक क्या है बच्चा। चैप्टर को आप 4 पार्ट्स में पढ़ा करो। 4 पार्ट्स में से फर्स्ट पार्ट रखो चैप्टर का एंशिएंट डिस्कवरीज से रिलेटेड, ठीक है? इसमें मोस्टली कुछ समझने का नहीं है, इसमें मोस्टली लर्न करने का है। सेकेंड पार्ट चैप्टर का सोचो आप मेंडेलीव का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, यहां पे मैं पीसी लिख रही हूं। थर्ड पार्ट आप समझो इस चैप्टर का मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है? और फोर्थ पार्ट इस चैप्टर का समझो ट्रेंड्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। चैप्टर को पढ़ने का ये तरीका रखना बच्चा, ठीक है? तो चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो चलो पहले जल्दी से हम एंशिएंट डिस्कवरीज खत्म कर लेते हैं, फिर मेंडेलीव पे आएंगे, फिर मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पे आएंगे, और फिर उस टॉपिक पे आएंगे जहां से आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं सबसे ज्यादा सवाल, यानी कि ट्रेंड्स या फिर फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एंशिएंट टाइम की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर होते जा रहे थे, हमने 2 ब्रॉड कैटेगरीज बना दी थी कि क्या एक एलिमेंट मेटल है कि क्या एक एलिमेंट नॉन मेटल है। फिर वो कैटेगरीज में एक और सब कैटेगरी आ गई थी कि भाई ये मेटलॉइड्स भी हैं। लेकिन
अच्छे तरीके से सारे नोन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए जो सबसे पहले साइंटिस्ट हमारी दुनिया में आए थे उनका नाम था जोहान वोल्फगैंग डोबे रीनियर। ये साइंटिस्ट जो है जर्मन केमिस्ट थे बच्चा। इन्होंने 1817 में पहली बार दुनिया का पहला अटेम्प्ट किया था कि तब उस जमाने में जितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे उनको ये सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ग्रुप करना चाह रहे थे। अच्छा, इनका ग्रुपिंग का मैकेनिज्म बिल्कुल सिंपल था। इन्होंने क्या किया, तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। अब तीन एलिमेंट्स के ग्रुप को इन्होंने नाम क्या दिया बच्चा, ट्राइआड। ट्राई का मतलब तीन, एड्स का मतलब ग्रुप, तो ट्राइआड यानी कि तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप। अब क्या एवं ही रैंडम तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाते जा रहे थे कि इसमें कोई लॉजिक भी था? ऑब्वियसली लॉजिक भी था। ये जो तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बना रहे थे जिन्हें ये ट्राइआड्स कह रहे थे, वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे बना रहे थे। ठीक है, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन का एटॉमिक मास क्लोरीन से ज्यादा, ब्रोमीन के बाद आयोडीन, आयोडीन का एटॉमिक मास ब्रोमीन से ज्यादा। तो इंक्रीज इन एटॉमिक मासेस के बेसिस पे ये एलिमेंट्स को इन्होंने कंबाइन किया। अच्छा, एक और बहुत अच्छा फंडा था इनके ये ट्राइआइड्स का। वो फंडा ये था कि जो बीच वाला एलिमेंट रखते थे ना ये अपने ट्राइआइड में, उसका एटॉमिक मास ऊपर वाले एलिमेंट और नीचे वाले एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास जितना होता था। And I'm not kidding, he was actually able to do that with a couple of triads. For example here, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है कि, एक सेकेंड, यहाँ पे दिख रहा है कि ऊपर इन्होंने क्लोरीन रखा हुआ है, नीचे जो है आयोडीन रखा हुआ है, बीच में जो है ब्रोमीन रखा हुआ है। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास जो है अगर आप ऐड करोगे आयोडीन के एटॉमिक मास के साथ और उसका एवरेज निकालोगे, यानी कि इसे 2 से डिवाइड करोगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ब्रोमीन का एटॉमिक मास। ठीक है, तो रफली ही आएगा, तो हो सकता है कि थोड़ा इधर उधर हो, लेकिन आ जाएगा। ऐसा इन्होंने और भी एग्जाम्पल्स के साथ किया। इन्होंने यहाँ किया कैल्शियम और बेरियम का, जब इन्होंने एटॉमिक मास लिया ना बच्चा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, रुक जाओ, मैं कैलकुलेशन ही करके आपको दिखा देती हूँ। तो 40 प्लस 137/2 88.5 आएगा। तो यहाँ पे 88 था भी असली में ना, तो यहाँ से इनकी एक थ्योरी प्रूव हो गई। फिर नीचे वाले में भी ऐसा ही हुआ। तो तीन ही ट्रायड्स बनाए इन्होंने, लेकिन तीन ट्रायड्स बना के पहला अटेम्प्ट जरूर दिखाया दुनिया को कि एलिमेंट्स को हम जो है कैटेगराइज भी कर सकते हैं, ग्रुप भी कर सकते हैं। तो यही इनके मॉडल की जो है सबसे बड़ी अहमियत थी बच्चा, कि दुनिया में पहली बार ऐसा प्रिडिक्ट किया गया था, पहली बार जो है ये अटेम्प्ट किया गया था कि एलिमेंट्स को कैटेगराइज भी कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर ट्रेंड पे। लिमिटेशन ये थी कि ये उस जमाने में भी जितने एलिमेंट्स नोन थे हमें, उन सारे एलिमेंट्स को जो है ये कैटेगराइज नहीं करवा पाए ट्राइआड्स के बेसिस पे। और उसके बाद जो एलिमेंट डिस्कवर हुए, लेटर ऑन जो एलिमेंट डिस्कवर होते रहे, वो तो बिल्कुल भी इस तरीके के ट्रेंड में नहीं आ पाए। तो ये इनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन थी। अब इसके बाद आते हैं न्यूलैंड। अगेन ये एंशिएंट में ही काउंट होंगे बच्चा, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, इसमें ज्यादा लर्न करने की जरूरत है। न्यूलैंड, न्यूलैंड साइंटिस्ट का पूरा नाम था जॉन न्यूलैंड। ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1866 में क्या किया, एलिमेंट्स को अगेन एटॉमिक मासेस के बेसिस पे ही, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे ही क्लासिफाई किया, लेकिन एक सीरीज बनाई। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ट्राइआड्स बनाए थे, इन्होंने क्या किया, सीरीज बनाई, राइट। और उस सीरीज में इन्होंने एक पैटर्न निकाला, एक ऑब्जर्वेशन की और एक पैटर्न निकाला। उस पैटर्न को इन्होंने कंपेयर किया म्यूजिक के पैटर्न से। तो इन्होंने अपने लॉ का नाम रखा लॉ ऑफ ऑक्टेव, क्योंकि इनका जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो म्यूजिकल लॉ ऑफ ऑक्टेव से बहुत सिमिलर था। नहीं समझे? जैसे मान लो हिंदी म्यूजिक में क्या होता है, क्लासिकल म्यूजिक में होता है ना, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो हर 8th वर्ड जो होता है हिंदी के म्यूजिकल ऑक्टेव में, वो पहले वर्ड वाला ही होता है। तो एवरी 8th वर्ड इज सिमिलर टू द फर्स्ट वर्ड, राइट। दिस इज म्यूजिकल ऑक्टेव। सिमिलरली न्यूलैंड ने बोला कि मेरी सीरीज में, मेरे इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे जो मैं सीरीज बना रहा हूं, उसमें जो हर 8th एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट से क्या होगा, सिमिलर होगा, राइट। इसीलिए इनके लॉ को कभी कभी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी बोला जाता है या न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव भी बोला जाता है। तो देखो इनका जो क्लासिफिकेशन है वो इस तरीके का दिखता था बच्चा।
ठीक है, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट ही वाज एक्चुअली राइट। यहाँ पे जो लिथियम है और जो सोडियम है, देखो ये फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर कर रहे हो तो इसका 8th एलिमेंट हो जाएगा सोडियम। तो इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है। इनफैक्ट बेरिलियम भी आप देखोगे उसकी भी जो प्रॉपर्टीज है वो 8th एलिमेंट फ्रॉम बेरिलियम हो जाएगा मैग्नीशियम, उसके सिमिलर है। तो इनका ये जो मॉडल है वो इनके हिसाब से काम कर रहा था। तो एडवांटेजेस थे इनके मॉडल में। सबसे पहली बात तो इतना अच्छा फ्रेमवर्क पहली बार दिया गया था कि ऐसे एलिमेंट जिनके कंपेरेबल फीचर्स है उन्हें आप सेम ग्रुप में रख सकते हो। इनफैक्ट उस जमाने में जितने एलिमेंट्स नोन थे उनमें से मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को इन्होंने कोशिश जरूर की थी अपने इन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के थ्रू अपने मॉडल में लगाने की, राइट। तो इन्होंने एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को उनके एटॉमिक मास से लिंक किया था। वो बोलोगे मैम वो तो आपने जर्मन फिजिसिस्ट ने भी किया था, लेकिन हाँ इन्होंने भी किया था। इनका भी एक एडवांटेज था कि इन्होंने एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो है ये सीरीज बनाई थी। एक और अच्छी बात थी कि जितने लाइटर एलिमेंट्स थे जैसे कि लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, उन्हें इन्होंने साथ में रखा था। सो दीज वर सम मेजर एडवांटेजेस ऑफ हिज मॉडल। बट इसके साथ साथ कुछ बहुत ही भयंकर लिमिटेशंस भी थी। जैसे इनके खुद के मॉडल में कैल्शियम के बाद जो ये बात बोल रहे थे ना कि हर फर्स्ट एलिमेंट और हर 8th एलिमेंट में जो है आपको सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी, ये ट्रेंड जो है कैल्शियम के बाद ये खुद ही नहीं दिखा पाए। तो खुद ही के मॉडल में कैल्शियम के बाद जो है एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट बिकम सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो बाकी सारे एलिमेंट्स थे जो बाद में डिस्कवर हुए वो इस मॉडल में फिट नहीं हो पाए, ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ देखो कोबाल्ट और निकल को जो है आपने साथ में रखा हुआ है। साथ में क्यों रखा हुआ है, सेम पोजीशन पे क्यों रखा हुआ है, और इनको रखा हुआ है आपने फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ में। अब सबको पता है कोबाल्ट और निकल की ना तो फिजिकल प्रॉपर्टीज फ्लोरीन क्लोरीन जैसी हैं, ना तो केमिकल प्रॉपर्टीज फ्लोरीन क्लोरीन जैसी हैं। जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाला एलिमेंट है यानी कि आयरन, वो आपने इतनी दूर रखा हुआ है इनसे। तो दीज वर सम ऑफ द मेजर लिमिटेशंस ऑफ द न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, जो मैंने यहाँ पे आपको समअप करके दिखा दी। पहली बात, कैल्शियम के बाद जो है इनका खुद का ही मॉडल फेल हो रहा था। दूसरी बात जो है जो नए एलिमेंट्स आए उन्हें ये फिट नहीं करवा पाए अपने मॉडल में। तीसरी बात है कि कोबाल्ट और निकल को साथ में रखा हुआ था, वो भी लिथियम सोडियम जैसे ग्रुप में रखा हुआ था। चौथी बात है कि जो आयरन था जो बेचारा कोबाल्ट और निकल की तरह प्रॉपर्टीज दिखाता है उसे इतनी दूर रखा हुआ था। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स। नाउ अभी इन्हीं मेजर प्रॉब्लम्स को दूर करने आए आपके मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। बच्चा ये था ब्रेक थ्रू केमिस्ट्री में। मेंडेलीव की सबसे बड़ा एडवांटेज मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल का वो ये था कि ये फाउंडेशन रखने वाले थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। अगर मेंडेलीव अपना पीरियोडिक टेबल नहीं बनाते तो आज जो हम केमिस्ट्री में अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं शायद वो बहुत लेट मिलता हमें, या हो सकता है किसी और फॉर्म में मिलता, राइट। सो दिस वाज हिज मेजर अचीवमेंट। अच्छा, थे कौन ये रशियन एक साइंटिस्ट थे। इनका पूरा नाम था दिमित्री इवानोविच मेंडेलीव। आप सिर्फ मेंडेलीव भी याद कर सकते हैं। इनको इनकी मम्मी से बहुत सपोर्ट मिला था। आपकी एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है कि ये अपनी मम्मी के बारे में जब भी कहीं अवार्ड लेने जाते थे या जब भी कहीं इनसे पूछा जाता था कि आपके इतनी बड़ी एक्सपेरिमेंट्स का और इतनी बड़ी खोज का क्या राज है, तो ये मम्मी को भी अपना श्रेय दिया करते थे। तो ही वॉज वेल सपोर्टेड बाय हिज मदर, राइट, जो इन्हें सारा पैसा खर्च करके इधर उधर लेके जाती थी इनके एक्सपेरिमेंट्स के लिए। अच्छा, अब इनके एक्सपेरिमेंट्स पे आते हैं। इन्होंने क्या किया है, अच्छा उस जमाने में 63 एलिमेंट्स जाने जाते थे। सारे एलिमेंट्स तो नहीं डिस्कवर हुए थे बट 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। इन्होंने 3 चीजों के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया। पहला ऑब्वियसली एटॉमिक मास, सारे साइंटिस्ट इनसे पहले भी एटॉमिक मास को ही लेते थे, इन्होंने भी लिया। दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज, तीसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। इनफैक्ट इन्होंने एक रिलेशनशिप स्थापित करने की कोशिश की एटॉमिक मास और एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच में। अब खुद से दिमाग लगाओ, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो देख के पता चल जाती है, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे पता चलती है किसी एलिमेंट की, जब वो रिएक्शन करते हैं तब पता चलता है। तो इन्हें ऑलरेडी समझ आ गया था कि अगर इन्हें सारे एलिमेंट्स को केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई करना है तो फिर इन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें उनकी रिएक्शन करानी पड़ेगी किसी बेसिक या फंडामेंटल एलिमेंट के साथ। तो इन्होंने 2 बेसिक, या एक तरीके से फंडामेंटल बोलो बेसिक बोलो एक ही बात है, इन्होंने 2 बेसिक एलिमेंट चूज किए जिसके साथ इन्होंने सारे एलिमेंट्स की क्या कराई, रिएक्शन कराई। वो 2 एलिमेंट्स कौन से थे, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब आपका क्वेश्चन होगा मैम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही क्यों चूज किया और किसी एलिमेंट को, बेसिक एलिमेंट क्यों नहीं चूज किया? उसका कारण है, पहली बात तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है बहुत रेडिली अवेलेबल होता है, बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती है उसको ग्रास्प करने की या उसको एक्सेस करने की। दूसरा पॉइंट है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है मोस्टली सारे एलिमेंट्स के साथ जो है कंपाउंड बनाते हैं, यानी कि रिएक्शन दिखाते ही दिखाते हैं क्योंकि वो इतने रिएक्टिव होते हैं।
तो इनका हाईली रिएक्टिव नेचर, इनकी रेडिली अवेलेबिलिटी, एंड तीसरा द फैक्ट दैट दे मेक कंपाउंड्स विद मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, इन तीनों प्रॉपर्टी की वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बेसिक एलिमेंट्स की तरह चूज किया गया। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया उनका ऑक्साइड और हाइड्राइड, यानी कि हर एलिमेंट का ऑक्साइड और हाइड्राइड एक बेसिक प्रिंसिपल बन गया क्लासिफिकेशन का। और तीसरा प्रिंसिपल तो उनका क्या था, एटॉमिक मासेस था। अब क्या किया इन्होंने, इन्हें समझ तो आ गया था कि किस बेसिस पे जो है एक्सपेरिमेंट करना है। अब करने क्या वाले थे, इन्होंने पता है क्या किया, कार्ड्स बनाने शुरू किए। सारे एलिमेंट्स के इन्होंने बनाए बच्चा कार्ड्स, इस तरीके से सारे एलिमेंट्स के बनाए कार्ड्स। उस कार्ड्स पे उस एलिमेंट के एटॉमिक मासेस भी लिखे, एटॉमिक मासेस के साथ साथ उसके नाम भी लिखे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी लिखी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी लिखी। अब फिर इन कार्ड्स को क्या किया इन्होंने, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज कर दिया। फंडा समझ आया आपको, पहले कार्ड्स भी लिए, कार्ड्स पे जितने भी देन नोन एलिमेंट्स थे उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी, फिर उन्हें इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे उन्होंने अरेंज करना शुरू कर दिया। इस अरेंजमेंट के बाद उन्होंने ऑब्जर्व पता है क्या किया, बड़ी अलग सी चीज ऑब्जर्व की। पहली बात तो उन्होंने ये ऑब्जर्व की कि इस अरेंजमेंट में कुछ गैप्स आ रहे थे बीच में। इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे जब आप लगा रहे थे एलिमेंट, तो बीच बीच में कुछ ब्लैंक स्पेसेस आ रहे थे। उस जमाने के हिसाब से बड़ी बोल्ड बात बोली, लेकिन इन्होंने बोल दी। इन्होंने बोला कि ये जो ब्लैंक स्पेसेस है ना बीच बीच में, ये उन एलिमेंट के ब्लैंक स्पेसेस हैं जो आज तक डिस्कवर नहीं हुए और कभी ना कभी डिस्कवर होंगे। तो उस जमाने के हिसाब से कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने। और एक तरीके से उन्होंने जो है उसका एटॉमिक मास भी प्रिडिक्ट कर दिया था, है ना। तो एटॉमिक मास भी प्रिडिक्ट कर रहे हो आप, आगे डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज भी प्रिडिक्ट कर रहे हो, और आप ये भी बोल रहे हो कि ये एलिमेंट कभी ना कभी जो है डिस्कवर जरूर होगा। तो ये एक बड़ी अच्छी बात बोली, ये एक ऑब्जर्वेशन था। दूसरा ऑब्जर्वेशन इन्होंने ये देखा कि एलिमेंट्स की अगर सिमिलर प्रॉपर्टीज उठाते हो तो उनमें कोई ना कोई पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है, कोई ना कोई उसमें एक ट्रेंड देखने को मिलता है। तो इन्होंने ये जो अपने एलिमेंट्स को इस तरीके के पैटर्न में अरेंज किया ना, उसमें जो वर्टिकल कॉलम बने उसे इन्होंने नाम दे दिया ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम बने उन्हें इसने नाम दे दिया पीरियड। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन की। तो तब कितने एलिमेंट्स नोन थे दुनिया में, 63 एलिमेंट्स। तो कुछ इस तरीके का दिखता था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। देखो ऊपर ये जो फॉर्मूले लिख रखे हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टीज वाले फॉर्मूले लिख रखे हैं। उन्होंने क्या बेसिक एलिमेंट्स उठाए थे, ऑक्साइड और हाइड्राइड, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो R2O, RO, R2O3 का क्या मतलब है, यहाँ R का मतलब है पर्टिकुलर एलिमेंट, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन की बात कर रहे हो तो R2O क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। इस तरीके से उन्होंने ऊपर ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, और यहाँ पे जो है उन्होंने सीरीज बनाई हुई है, फर्स्ट सीरीज। यहाँ पे अलग क्लासिफिकेशन है, देखो ये जो है इसे इन्होंने रोज बोल दिया, ग्रुप्स बोल दिया, और ये हॉरिजॉन्टल रोज को इन्होंने पीरियड्स बोल दिया। बीच बीच में गैप्स भी दिखाया जो उन्होंने बोला बाद में डिस्कवर हो जाएंगे, है कि नहीं। सो दिस इज हाउ इट लुक्ड। अच्छा, ये मैं आपको बता रही थी ना कि 8 वर्टिकल कॉलम्स और 6 हॉरिजॉन्टल रोज के साथ साथ जो गैप्स थे उनका इन्होंने नामकरण भी कर दिया। ऑब्वियसली आज जो प्रेजेंट डे एलिमेंट्स हैं वो नाम उन्होंने नहीं रखे, उन्होंने कुछ डिफरेंट नाम रखे। उन्होंने अपने नाम रखने का भी एक पैटर्न निकाला। उन्होंने क्या किया कि he named these element by prefixing a Sanskrit numeral eka, divi, tri to the name of the preceding similar element in the same group। यानी कि एक पर्टिकुलर ग्रुप में जो एलिमेंट मिसिंग था, तब तक डिस्कवर नहीं हुआ था, उसका नाम रखने के लिए इन्होंने संस्कृत का न्यूमरल पैटर्न को इस्तेमाल किया। संस्कृत में एका का मतलब होता है 1, संस्कृत में दिवी का मतलब होता है 2, संस्कृत में 3 का मतलब होता है 3। तो एका एल्यूमिनियम, एका बोरॉन, एका सिलिकन। तो आगे आने वाला जो प्रीसीडिंग एलिमेंट था, अगर वो डिस्कवर हो चुका था, उससे पहले उन्होंने एका, दिवी या ट्राई लगा दिया, ठीक है। और इस बेसिस पे उन्होंने उस एलिमेंट की प्रिडिक्शन कर दी कि क्या फिजिकल और क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। और आप सोचो कि वो केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं सही में सही निकली। फॉर एग्जाम्पल जब गैलियम डिस्कवर हुआ तो गैलियम को मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में क्या नाम दिया था, एका एल्यूमिनियम नाम दिया था। तो एका एल्यूमिनियम की उन्होंने जो प्रॉपर्टीज बताई थी वही गैलियम की प्रॉपर्टीज निकली। उन्होंने बोला था कि एका एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास है वो 68 होगा, गैलियम का भी कितना निकला, सिमिलर ही निकला 69.7।
उन्होंने बोला था कि एका एल्यूमिनियम जो है E2O3 की तरह कंपाउंड बनाएगा, तो बना भी वही, गैलियम बनाता भी है Ga2O3। उन्होंने बोला कि ECl3 भी बनाएगा, मतलब क्लोराइड बनेगा अगर एका एल्यूमिनियम का तो ECl3 के फॉर्मूले से बनेगा। गैलियम वैसे ही बनाता है GaCl3। तो इस तरीके से उन्होंने जो प्रिडिक्शन दी वो उस जमाने के हिसाब से इतनी ब्रेक थ्रू थी कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बाद पूरी साइंटिफिक फ्रेटर्निटी में जैसे आग लग गई हो। सब जो है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को या तो लिमिट करने पे तुल गए कि यार इसकी कोई ना कोई लिमिटेशन तो जरूर होगी, या फिर साइंटिस्ट जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग पीरियोडिक टेबल बनाने में तुल गए। सो दिस वाज अ ब्रेक थ्रू एक्सपेरिमेंट इन द केमिस्ट्री फेज ऑफ द वर्ल्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द मॉडल। मॉडल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो ये थी कि उस जमाने में जितने एलिमेंट्स नोन थे उन्होंने उसे अपने मॉडल में फिट तो जरूर कर दिया था। दूसरी जो स्ट्रेंथ थी मॉडल की वो ये थी बच्चा कि नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड मच लेटर, यानी कि जब मेंडलीव ये पैटर्न बना रहे थे, ये पीरियोडिक टेबल बना रहे थे, तब नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। लेकिन उसका भी एक बड़ा अच्छा सा रामबाण इलाज था इनके पास कि जब भी नोबल गैसेस डिस्कवर होने वाली थी उसे आप सेपरेट तरीके से ऑर्डर में लगा सकते थे, मतलब उन्हें एक सेपरेट ग्रुप दिया जा सकता था। यही मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की सबसे बड़ी खास बात थी। अच्छा, लिमिटेशंस थी, ऑब्वियसली लिमिटेशंस थी, तभी तो हमें अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिला ना, तभी तो हम अब आज जो है मेंडलीव वाले को फॉलो नहीं करते। तो सबसे बड़ी लिमिटेशन तो थी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गले की हड्डी बन गया था। दूसरी प्रॉब्लम थी आइसोटोप की। ठीक है, ये दो मेजर प्रॉब्लम्स थी। चलो पहले हाइड्रोजन वाला डिस्कस करते हैं। He could not assign a correct position of the hydrogen as hydrogen resembles alkali metals as well as halogens। हाइड्रोजन की जब आप प्रॉपर्टीज देखोगे तो वो एल्कलाई मेटल की तरह प्रॉपर्टी दिखाता है, जैसे एल्कलाई मेटल की तरह, जैसे NaCl है, सोडियम जो है एल्कलाई मेटल है, तो NaCl की तरह हाइड्रोजन जो है HCl बनाता है। Na2O की तरह हाइड्रोजन जो है H2O बनाता है। तो ये एल्कलाई मेटल वाली प्रॉपर्टी दिखाता है और हेलोजन वाली प्रॉपर्टी दिखाता है। तो हेलोजन मेटल की तरह हाइड्रोजन जो है डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करता है Cl2, हाइड्रोजन भी कैसे एग्जिस्ट करता है H2। तो एल्कलाई मेटल की भी प्रॉपर्टी दिखा रहा है, हेलोजन मेटल की भी प्रॉपर्टी दिखा रहा है, लेकिन फिर भी इनका जो क्लासिफिकेशन था मेंडलीव का, वहां पे हाइड्रोजन जो है उस तरीके से प्लेस्ड ही नहीं था। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि सबसे पहला एलिमेंट जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है या एक प्रोटॉन होता है, राइट, उसकी ही पोजिशन जो है आप अपने मॉडल से जो है प्रूव नहीं कर पा रहे हो। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम था पोजीशन ऑफ द आइसोटोप। बच्चा, आइसोटोप क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। सेम एलिमेंट के जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं उन्हें आप आइसोटोप बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन 35 या क्लोरीन 37, एटॉमिक नंबर तो सेम होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एलिमेंट, राइट। लेकिन एटॉमिक मास जो है क्लोरीन का 35 का 35 है, क्लोरीन 35 का, और क्लोरीन 37 का क्या है? 37। ऐसा क्यों होता है ये आप ऑलरेडी जानते हो, मैं फिर से बता रही हूँ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है डिफरेंट होते हैं। सो अब सोचो मेंडलीव ने किस बेसिस पे अपनी क्लासिफिकेशन की? एटॉमिक मासेस के बेसिस पे। अब क्लोरीन 35 का एटॉमिक मास कुछ अलग है, क्लोरीन 37 का एटॉमिक मास जो है अलग है, और मेंडलीव ने क्या किया? अपने पीरियोडिक टेबल में इन्हें साथ में लगा दिया। भाई क्या लॉजिक है ना, आप बोल रहे हो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के फैशन में आप लगा रहे हो एलिमेंट्स को, तो इन दोनों का एटॉमिक मास तो डिफरेंट है, आप इन्हें सेम तरीके से ग्रुप कैसे कर सकते हो? ये भी एक प्रॉब्लम आ गई। तीसरा प्रॉब्लम आया रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस का। अपने कन्वीनियंस के बेसिस पे मेंडलीव ने कहीं कहीं, हर जगह नहीं लेकिन कहीं कहीं अपने पीरियोडिक टेबल में क्या कर रखा था? हायर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को ऊपर लगा रखा था और लोअर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को नीचे लगा रखा था। जैसे आर्गन, आर्गन का एटॉमिक मास होता है 39.9, उसे पोटेशियम से पहले लगा रखा था, सॉरी पोटेशियम के बाद लगा रखा था। पोटेशियम का क्या एटॉमिक मास होता है? 39.1। तो कौन आना चाहिए पहले यहाँ पे? कायदे से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहे हो तो पोटेशियम पहले आना चाहिए ना। उन्होंने क्या कर रखा था कि आर्गन को लगा रखा था पहले, ये प्रॉब्लम है। दूसरा कोबाल्ट में भी यही कर रखा था, अगर निकल पहले आना चाहिए ना, निकल 58.7 है, उन्होंने कोबाल्ट पहले लगा रखा था। कोबाल्ट का एटॉमिक मास क्या है? 58.9, ज्यादा है निकल से, तो उस कोबाल्ट को पहले कैसे लगा सकते हो? तो ये तीन मेजर प्रॉब्लम थी। एक तो ये, एक चार मेजर प्रॉब्लम थी। एक तो ये कि आगे आने वाले एलिमेंट्स जो थे वो इस तरीके से क्लासिफाई नहीं हो पा रहे थे। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने अपने कन्वीनियंस के बेसिस पे रॉन्ग ऑर्डर बना रखा था एटॉमिक मासेस का। तीसरा प्रॉब्लम ये था कि जो हमारा पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसकी पोजीशन वो प्रूव ही नहीं कर पा रहे थे कि वो उन्होंने यहाँ पे क्यों लगाया है। चौथा प्रॉब्लम ये था कि खुद ही भूल गई, आइसोटोप वाला, कि आइसोटोप्स के जब एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं तो एक साथ क्यों लगा रखा था उन्हें, एक ही ग्रुप में क्यों लगा रखा था। सो दीज वर सम ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स।
ना बच्चा, इसी मेजर प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बना हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आज भी वैलिड है। अच्छा, एक बात याद रखना कि ये चैप्टर जो है काफी सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से बहुत आते हैं। ऐसे सब्जेक्टिव चैप्टर्स के लिए जो है आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर की जरूरत पड़ती है। मैंने इसमें जो आंसर्स लिए हैं वो ऑसवेल की बुक से कॉपी किए हैं, क्योंकि मुझे ऑसवेल के सैम्पल पेपर जो है वो काफी अच्छे लगते हैं, और टर्म 2 के सैम्पल पेपर रिलीज हो गए हैं। तो आप बार बार पूछते रहते हैं मैम सैम्पल पेपर कौन सा अच्छा है, तो प्रेजेंटली मुझे टर्म 2 के लिए जो बेस्ट सैम्पल पेपर लग रहा है वो ये वाला लग रहा है। ठीक है, तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इफ यू थिंक यू स्टिल नीड अ सैम्पल क्वेश्चन पेपर, यू कैन बाय इट। चलिए आगे चलते हैं। तो 2 पार्ट्स हमारे चैप्टर के हो चुके हैं ऑलरेडी। एक तो एंशिएंट वाला कर लिया हमने, है ना। दूसरा हमने मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया, उसकी लिमिटेशंस भी पढ़ ली। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे आएंगे, तीसरा पड़ाव पढ़ेंगे चैप्टर का। चौथा पड़ाव क्या है? ट्रेंड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी जब जो पढ़ा था, अभी सब जो भी पढ़ा था उसको एक बार को साइड रख दो, क्योंकि अब आने वाली है वो कहानी जो प्रेजेंट डे में भी है वैलिड, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नाउ 1913 में एक साइंटिस्ट हुए हेनरी मोसली नाम के। हेनरी मोसली ने ये बोला कि जो आपके मेंडलीव बोल के गए हैं दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ये बात गलत है। Properties of an element are a periodic function definitely, but not of atomic masses, but of atomic number. बच्चा ये जो सेंटेंस है ये बहुत डराता है, तो मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे। मेंडलीव ने क्या बोला और मोसली ने क्या बोला? मेंडलीव ने बोला प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसका क्या मतलब है कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक पीरियोडिक फंक्शन में बढ़ती है अगर आप उन्हें एटॉमिक मासेस के बेसिस पे क्या करते हो, क्लासिफाई करते हो। ये बात मेंडलीव ने बोली। हेनरी ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट की पीरियोडिक फैशन में दिखती हैं, यानी कि रेगुलर इंटरवल पे जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट की वो सिमिलर दिखेंगी, लेकिन तब जब आप उन्हें एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासिफाई करोगे। तो हेनरी ने एटॉमिक नंबर को अपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का बेसिस बनाया, और इसी के बेसिस पे उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी दिया, और इसी के बेसिस पे उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बनाया, जिसमें सारे एलिमेंट्स कैसे अरेंज होते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज होते हैं, ना कि एटॉमिक मासेस के बेसिस पे। तो इस नए मॉडर्न एटॉमिक क्लासिफिकेशन ने, नए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ने पुराने वाले जो लिमिटेशन थे, स्पेशली जो मेंडलीव के जो लिमिटेशंस थे, उन्हें दूर कर दिया। पहली बात तो आइसोटोप के प्रॉब्लम को याद करते हैं। आइसोटोप में क्या हो रहा था कि एटॉमिक मासेस के बेसिस पे आप आइसोटोप्स को सेम तरीके से ग्रुप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सारे आइसोटोप्स का एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है, राइट। लेकिन अब तो वो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि अब हम मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में क्या कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर को बेसिस ले रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर तो आइसोटोप में सेम ही रहता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो सेम ही रहते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफर करते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो गई गायब। दूसरी बात, जब हमने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को, तो जितने एलिमेंट्स तब नोन थे सब जो है अच्छी तरीके से प्रॉपर फैशन में, प्रॉपर प्रिसीजन से जो है क्लासिफाई हो पाए ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तीसरी बात, हाइड्रोजन एक प्रॉब्लम बना पड़ा था। हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है सॉर्ट हो गई। अभी कैसे सॉर्ट हुई, क्यों सॉर्ट हुई, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि मेंडलीव की जितनी लिमिटेशंस थी वो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में दूर हो गई थी। तो इस तरीके का दिखता था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और इस तरीके का भी दिखता है। इसमें क्या है बच्चा, 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। इन वर्टिकल कॉलम्स को आप क्या बोलते हो, ग्रुप्स बोलते हो। तो ये जो है ग्रुप्स हैं, और ये जो है पीरियड्स हैं, राइट। यहां पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, यहां पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी होते हैं,
For 10th level, for your term 2 board examination, you don't have to concern yourself with D block or F block elements. You only have to look into S block and P block element. ठीक है, तो कुछ इस तरीके का दिखता है पीरियोडिक टेबल, या ये वाला पीरियोडिक टेबल का आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वैसे तो आपको इस पूरे के पूरे सेशन की जो फ्री पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिली जाएगी, लेकिन ये सबसे बेस्ट पीरियोडिक टेबल मुझे मिला है ऑनलाइन, क्योंकि यहाँ पे देखो एलिमेंट के सिंबल भी हैं, एलिमेंट के एटॉमिक मासेस एटॉमिक नंबर भी लिखे हुए हैं 1, 3, 11, 19, और यहाँ पे नीचे नाम भी लिखा हुआ है। सो कई बार हैफनियम, टैंटेलम जैसे एलिमेंट्स के नाम हम भूल जाते हैं, तो वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ऐसे पेपर में आएगा नहीं कि ये बताओ कि टी ए किसका सिंबल है या एच एफ किसका सिंबल है, बट फॉर आवर ओन अंडरस्टैंडिंग, स्पेशली इफ यू वांट टू टेक साइंस इन 11th एंड 12th, पीरियोडिक टेबल तो मतलब पूरा जुबानी याद होना चाहिए, राइट? सो दिस इज हाउ इट लुक्स। चलो अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ ग्रुप और फीचर्स ऑफ पीरियड्स की। पहले मैं आपको खुद से बता देती हूँ, फिर मैं आपको टेक्स्ट दिखा देती हूँ। ग्रुप्स क्या है बच्चा? ग्रुप्स हैं ये वर्टिकल लाइंस को, वर्टिकल रोज को आप क्या बोल रहे हो? ग्रुप्स बोल रहे हो। अभी रटने की बात नहीं, आप खुद देखो, कोई भी एक वर्टिकल रो उठा लो। चलो मैं पहले वाला उठा लेती हूँ। हाइड्रोजन कितने हैं, कितना अटॉमिक नंबर है? 1। लिथियम कितना अटॉमिक नंबर है? 3। सोडियम कितना अटॉमिक नंबर है? 11। पोटेशियम कितना अटॉमिक नंबर है? 19। तो आप देखो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? एक ही आपका इलेक्ट्रॉन है तो 1 ही लिख दोगे आप। लिथियम का क्या होगा? इनर मोस्ट शेल में 2 हो जाएंगे, आउटर मोस्ट शेल में हो जाएंगे 1। सोडियम का क्या हो जाएगा? इनर मोस्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8, आउटर मोस्ट शेल में 1। पोटेशियम का क्या हो जाएगा? इनर मोस्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8, उसके बाद फिर से 8 और फिर से 1। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते जा रहे हो, पहली बात तो ग्रुप में कोई सब ग्रुप नहीं बने हुए, और दूसरी बात जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते जा रहे हो वैसे वैसे लास्ट शेल में, लास्ट वैलेंस शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम रह रहे हैं, सब में 1 ही है। हाइड्रोजन में भी है, लिथियम में भी है, सोडियम में भी है, पोटेशियम में भी है, इवन रुबीडियम में भी यही है, सीजियम में भी यही है। तो ग्रुप में नीचे जा रहे हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर रह रहा है सेम, तो यानी एक ग्रुप में वैलेंसी रहती है सेम, राइट? अब चलो पीरियड की बात करते हैं। नहीं, पीरियड्स की बात करने से पहले ग्रुप की ही सारी फीचर्स खत्म कर देती हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो पक्का सेम रह रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स तो इंक्रीज होते जा रहे हैं ना बच्चा। हाइड्रोजन के पास 1 ही शेल, लिथियम के पास 2 शेल, सोडियम के पास 3 शेल, पोटेशियम के पास 4 शेल, रुबीडियम में 5 शेल। तो व्हेन यू गो डाउन अ ग्रुप, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन द सेम, बट नंबर ऑफ शेल कीप्स इंक्रीजिंग। सो इन अ वे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ग्रुप में चेंज होती रहती हैं, बट जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एक ग्रुप में जो है सेम रहती हैं। ठीक है, ये याद कर लीजिए, ये ट्रेंड याद करना है आपको। सारे एलिमेंट्स ऐसे बार बार याद थोड़ी करते रहोगे, ये ट्रेंड याद कर लो। अब देखो यहाँ पे आते हैं, पीरियड की बात करते हैं। कोई भी पीरियड उठा लो, यहाँ पे ये पीरियड है। चलो पोटेशियम देख रहे हो 19 है एटॉमिक नंबर, कैल्शियम देख रहे हो 20 एटॉमिक नंबर, स्कैंडियम देख रहे हो 21 एटॉमिक नंबर। बताओ जरा कॉन्फ़िगरेशन बताओ, पोटेशियम की क्या हो जाएगी? 2881। कैल्शियम की क्या हो जाएगी? 2882। स्कैंडियम की क्या हो जाएगी? यहाँ पे लिख रही हूँ, जगह नहीं है, 2883। तो क्या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है? हाँ, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है बार बार जो है डिफर कर रहा है, लेकिन क्या नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं? नहीं, नंबर ऑफ शेल्स उतने ही रह रहे हैं। तो इन अ पीरियड बच्चा, व्हेन यू गो अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वैलेंसी डेफिनेटली चेंजेस। कैसे चेंज होती है वो मैं आगे बताती हूँ, लेकिन वैलेंसी डेफिनेटली चेंजेस बिकॉज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कीप्स चेंजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट द नंबर ऑफ शेल्स रिमेन द सेम। तो फीचर्स ऑफ द ग्रुप सेज कि पहली बात तो ग्रुप के कोई सब ग्रुप नहीं है, ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम रहता है, एलिमेंट्स की इसीलिए सेम वैलेंसी होती है। सेम वैलेंसी होती है तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वैलेंसी पे डिपेंड करती है, इसलिए एक ग्रुप में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते रहते हैं एक ग्रुप में, इसीलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ग्रेजुअली बदलती रहती हैं। ये हो गए ग्रुप के फीचर्स। पीरियड्स में क्या है कि एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियड डू नॉट हैव द सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी जो है बदलती रहती है। नंबर ऑफ शेल्स जो है सेम रहते हैं अक्रॉस अ पीरियड। कैसे जाना हमने लिख के देख के देखा, एक पीरियड को उठा के लिख के देख के देखा। नंबर ऑफ वैलेंस शेल जो है इंक्रीज करता रहता है बाय 1 यूनिट, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और ऐड होता रहता है।
जैसे जैसे आप आगे जाते हो एक पीरियड में, वैसे वैसे एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता रहता है, राइट? तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो चेंज होती रहती हैं इन अ पीरियड, बिकॉज वैलेंसी चेंज होती है तो केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी मोर और लेस सेम रहती है। वो भी उसका अलग ट्रेंड होता है, पर वो क्लास 11th में आप पढ़ोगे। अभी के लिए इतना समझ लो कि ग्रुप में क्या सीन है और पीरियड में क्या सीन है। चलो, the number of the elements in period is based on how electrons are filled into various shell. The maximum number of electron, अब ऑलरेडी आप जानते हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक फॉर्मूला हमें ऑलरेडी आता है, 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर में n क्या होता है? नंबर ऑफ द गिवन शेल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहले शेल की बात कर रहे हो तो n हो जाएगा 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2। तो यानी कि पहले शेल में, के शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। दूसरे अगर शेल की बात कर रहे हो तो n का नंबर हो जाएगा 2। तो तब क्या हो जाएगा? तब ऐसा होगा कुछ, रुको यहां बनाते हैं। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। तो फर्स्ट शेल में 2 इंटू 1 का स्क्वायर, सेकेंड शेल में 2 इंटू 2 का स्क्वायर, और थर्ड शेल में 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ऐसे ही आप प्रोसीड करोगे तो यहाँ पे आएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, यहाँ पे आएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका 8, यहाँ पे आएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18, ऐसे ही आगे जाओगे तो 32, फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ दिस इज हाउ यू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी नया अगर एलिमेंट आता है हमारे पास, कोई भी XYZ नया एलिमेंट डिस्कवर होता है, तो उसको इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लगाना इतना ईजी हो जाता है, उसकी पोजीशन इस पीरियोडिक टेबल में ढूंढनी ईजी हो जाती है। आई टेल यू हाउ। फिर से हम वही याद करेंगे। ग्रुप में क्या हो रहा था? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रह रहा था सेम, वैलेंसी रह रही थी सेम। पीरियड में वैलेंसी चेंज हो रही थी क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जा रहा था, राइट? तो जैसे ही कोई भी नया एलिमेंट आया, मान लो एलिमेंट का नाम रख दो x, एलिमेंट x, ये एलिमेंट x को जब आप स्टडी करोगे और स्टडी करके आपको पता चलेगा कि उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, उससे आप उसका ग्रुप डिफाइन कर दोगे, राइट? इसी एलिमेंट, नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ है, इसको स्टडी करके आपको पता चला कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन शेल हैं, वही इसका पीरियड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेल है तो ये सेकेंड पीरियड का पार्ट है, अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन शेल है तो ये थर्ड पीरियड का पार्ट है। कितना इजी है ना? जैसे ही आपको एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ, वैसे ही आपने स्टडी कर लिया और वैसे ही आपको पता चल गया कि कौन से पीरियड का पार्ट होगा, तो पीरियड भी डिफाइन हो गया और ग्रुप भी डिफाइंड हो गया, राइट? ऊपर से मान लो दो नए आपके एलिमेंट डिस्कवर हुए, तो उन दोनों में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है तो आपको पता चल जाएगा कि वो सेम ग्रुप में आएंगे, राइट? अगर उनमें डिफरेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये क्या है, ये डिफरेंट ग्रुप्स का पार्ट होंगे। सो इस मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से नए एलिमेंट को इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में लगाना बहुत ज्यादा इजी हो गया। In order to find the position of an element in the periodic table, first write its electronic configuration and then find period and group. और period और group कैसे निकालना है मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं हम चौथे पार्ट ऑफ चैप्टर की तरफ, विच इज ट्रेंड। जल्दी से एक क्विक रिव्यू दे दूं। देखो भाई, एंशिएंट वाला तो नहीं बताऊंगी, मेंडलीव से स्टार्ट करूंगी। मेंडलीव ने क्या किया कि देन नोन एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के बेसिस पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे क्लासीफाई किया। दूसरा, उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच का रिलेशनशिप भी निकाला विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मासेस, राइट? तो एटॉमिक मासेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, 3 बेसिस बने उनके क्लासिफिकेशन के। लिमिटेशंस उनकी भी बहुत थी, आइसोटोप्स वाला नहीं समझा पाए, हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं समझा पाए, बाकी एलिमेंट्स को अपने फॉर्मेट में नहीं लगा पाए, अपनी कन्वीनियंस के बेसिस पे उन्होंने ऊपर नीचे कर दिया एटॉमिक मासेस, राइट? तो ये सब उनकी लिमिटेशंस थी। फिर आया हमारा मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जिसमें वर्टिकल रोज को बोला जाता है ग्रुप्स और आपके हॉरिजॉन्टल रोज को बोला जाता है पीरियड्स। इसके जो ट्रेंड्स हैं ये काफी वैलिड हैं, आज भी वैलिड हैं, तो इन्हें अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। रटने की कोई बात नहीं है, अगर आपको ये 2 चीजें याद रहेंगी, वो भी रट्टाफिकेशन नहीं है, मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि एक ग्रुप में जो है ऑर्बिट्स जो है बढ़ती जाती हैं इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम रहता है, आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम रहता है, और एक पीरियड में वो डिफर करता है। अगर इतनी छोटी सी बात आपको याद है तो ये ट्रेंड को आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है? चलिए एक एक करके समझते हैं। पहले वैलेंसी की बात करते हैं। क्या होती है वैलेंसी?
द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें आप वैलेंस शेल बोलते हो। अगर वो 4 से कम है, अगर वो 4 से कम है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लूज होंगे, ज्यादा सेंस बनेगा इलेक्ट्रॉन लूज करने का। अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है तो गेन करने का ज्यादा सेंस बनेगा। तो वैलेंसी भी वैसे ही डिफाइंड हो जाती है इन अ पीरियड। जब आप एक पीरियड की बात करते हो, चलो एक पीरियड उठा लेते हैं, यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, एक पीरियड उठाया हुआ है। लिथियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 3, यहाँ पे बेरिलियम का लिखा है 4, बोरॉन का लिखा है 5, कार्बन का लिखा है 6। तो इस सब के हिसाब से इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लिथियम में 1 है, बेरिलियम में 2 है, बोरॉन में 3 है, कार्बन में 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है। तो आप क्या देख रहे हो कि इन अ पीरियड पहले तो वैलेंसी हुई इंक्रीज, है ना, फिर हुई वैलेंसी डिक्रीज। पहले तो वैलेंसी हुई इंक्रीज। अगर आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में तो दे दो यार, सबसे इजी बात है, एक ही वैलेंसी होगी आपकी। बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में तो 2 हो गई वैलेंसी। बोरॉन के 3 है तो 3 होगी वैलेंसी। फिर कार्बन के 4 हैं, कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। फिर नाइट्रोजन का देखा तो नाइट्रोजन के पास 5 है, 4 से ऊपर हो गए तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज्यादा ईजी पड़ा। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज्यादा ईजी लगा। फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज्यादा ईजी लगा। नियॉन की तो बात ही अलग है, वो तो आपकी नोबल गैस है, वो तो ऑलरेडी स्टेबल है। तो ये फैशन समझ में आया जब हम वैलेंसी को स्टडी किया पीरियोडिक टेबल में, कि पहले इन अ पीरियड वैलेंसी इंक्रीजेस एंड देन द वैलेंसी डिक्रीजेस। दिस इज अक्रॉस द पीरियड बच्चा। अभी ग्रुप की बात करते हैं। अगेन हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19। अब आप कन्फिग्रेशन बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हाइड्रोजन की तो सिंपल 1, लिथियम की पहले वाले में 2, लास्ट वाले में 1, सोडियम की इनर मोस्ट शेल में 2, सेकेंड वाले में 8, आउटर मोस्ट में 1, पोटेशियम की 2, 8, 8, 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, 1, 1, 1। तो वैलेंसी क्या हो रही है, सेम। तो इन अ ग्रुप वैलेंसी इज सेम, in a period valency first increases and then decreases। तो वैलेंसी एज अ ट्रेंड समझ आ गया। दूसरे ट्रेंड की बात करते हैं, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होता है बच्चा, क्लास 10th के लिए एटॉमिक साइज इज सिनोनिमस टू एटॉमिक रेडियस। तो बेसिकली आपको पता है एटम में इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में घूमते हैं, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, राइट। तो न्यूक्लियस के सेंटर से एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितना डिस्टेंस है उसे आप बोलोगे एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज 2 चीजों पे डिपेंड करता है, मेजर 2 चीजों पे डिपेंड करता है। एक है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा है नंबर ऑफ शेल। ये अलग अलग तरीके से इफेक्ट करते हैं एटॉमिक साइज को, कुछ रट्टा नहीं है, सब समझ आएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से क्या समझ आ रहा है कि न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है। न्यूक्लियस में कौन सी चीजें होती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन है आपके पास, प्रोटॉन का क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब कितना ज्यादा प्रोटॉन का चार्ज है, कितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, राइट। किस पे डिपेंड करेगा ये, एटॉमिक मास पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा, सॉरी एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। सिंपल लॉजिक है, यू ऑल नो दैट। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, राइट, वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। दूसरी बात, नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल्स भी तो बढ़ते जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। अब देखते हैं कि ये एटॉमिक साइज कैसे ट्रेंड करता है आपके मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अगेन रट्टा नहीं है बच्चा, वी आर गोना यूज कॉमन सेंस। पहले हम एक पीरियड की बात करते हैं। पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, ये 3 एलिमेंट्स ले लिया मैंने, ये पीरियड उठा के ले लिया, ये वाला पार्ट। पोटेशियम का क्या है 19, कैल्शियम का क्या है 20, स्कैंडियम का क्या है 21। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताना जरा, क्या हो जाएगी
2881, ये हो जाएगी 2882, ये हो जाएगी 2883, राइट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 एंड 3, राइट। अभी हम क्या बोल रहे थे कि एटॉमिक रेडियस का मतलब है कि आपका न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल का क्या डिस्टेंस है। अभी यहाँ पे तो डिस्टेंस सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी कौन सा शेल है, KLMN, यहाँ पे भी कौन सा शेल है आउटर मोस्ट, KLMN, यहाँ पे भी कौन सा शेल है, KLMN। तो आउटर मोस्ट शेल तो तीनों में क्या है, N है, एंड एनीवे पीरियड में आउटर मोस्ट शेल जो है N ही रहेगा, ये तो हमें पता है। तो आउटर मोस्ट शेल तो वही रह रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उसी आउटर मोस्ट शेल में है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है, तो वो आउटर विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, लाइक एज वी प्रोसीड इन अ पीरियोडिक टेबल, पीरियड में क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, 19 है, फिर 20 है, फिर 21 है, फिर 22 है, फिर 23 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसी लास्ट ऑर्बिटल में आके ऐड होते जा रहे हैं, राइट। तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने से आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पे जो अट्रैक्शन है वो बढ़ता जा रहा है एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड, इसीलिए एटॉमिक रेडियस जो है छोटा होता जाता है। जितना अट्रैक्शन बढ़ता जाता है उतना जो है एटम जो है छोटा होता जाता है, इसलिए एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है प्रोटॉन का नंबर बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है और करीब और अच्छे अट्रैक्शन से पुल होते जाते हैं और एटम का साइज रिड्यूस होता जाता है। सिंपल सा फंडा है, अगर आपको कोई चीज पास में है तो आप जल्दी फोर्स लगा लोगे, और कोई चीज बहुत दूर है तो आपका फोर्स से इफेक्ट जो है उस पर कम आएगा। सेम लॉजिक आपने यहाँ पे लगा दिया। नाउ लेट्स कम टू द ग्रुप। ग्रुप का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चा। एक और लॉजिक बताऊं, ब्लूटूथ स्पीकर। अगर ब्लूटूथ स्पीकर सेम रूम में यूज कर रहे हो तो गाने बज जाएंगे, घर के बाहर से यूज करोगे तो हो सकता है गाने ना बजे, है ना। चलो, वेरी बैड एग्जाम्पल बट यू गेट द पॉइंट। कौन सा ग्रुप उठाए, चलो पहले ही उठा लेते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। एटॉमिक नंबर 1, 3, 11, 19। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1, 2, 1, 2, 8, 1, 2, 8, 8, 1। शेल के, यहाँ के और एल, यहाँ के एल एम, यहाँ के एल एम एन। तो आप देख रहे हो कि ग्रुप में आप जैसे जैसे नीचे जा रहे हो वैसे वैसे ऑर्बिट का जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल इज इंक्रीजिंग एज यू गो डाउन द ग्रुप, इसीलिए एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, बिकॉज एटॉमिक रेडियस इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल, राइट। सो जैसे जैसे नीचे जा रहे हो वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल बढ़ रहा है, तो इसीलिए एटॉमिक रेडियस भी जो है बढ़ रहा है। सो फिर से हम ट्रेंड को एक बार रिवाइज करते हैं। व्हेन इट कम्स टू एटॉमिक रेडियस, जब आप पीरियड में जाते हो तो डिक्रीज होता है, बिकॉज प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा होता है और अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाता है। और जब आप एक ग्रुप में जा रहे होते हो तो एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो है और ऐड होते जाते हैं। नाउ लेट्स कम टू मेटालिक प्रॉपर्टीज। तीसरा ट्रेंड, ध्यान से सुनना, क्या होता है मेटालिक प्रॉपर्टी। आपको ये पता है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, और ये भी कोई रट्टा नहीं मारा है, हमने ये प्रॉपर्टीज देखी है मेटल की और नॉन मेटल की, कि मेटल को इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद है और नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद है। क्यों? क्योंकि मेटल में मोस्टली वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 4 से कम होते हैं, नॉन मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 4 से ज्यादा होते हैं। तो वो गेन करना खुशी से करते हैं और ये जो है लूज करना पसंद करते हैं। तो मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगी? द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये जो इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है एक एलिमेंट की, कि वो इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से लूज कर पा रहा है, इसी को आप मेटालिक प्रॉपर्टी बोल दोगे। तो जो एलिमेंट ज्यादा जल्दी रेडिली इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा, ज्यादा खुशी खुशी लूज कर पाएगा, उसकी मेटालिक प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा है, राइट। वो ज्यादा मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। इतना समझ में आया? अब इसका ट्रेंड समझते हैं। अगेन हम अपने इस पे जाएंगे, नहीं आगे चलते हैं। जब हम एक ग्रुप में जाते हैं बच्चा, डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं,
राइट। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल इंक्रीज होंगे उतना जो आपका आउटर मोस्ट शेल है वो प्रोटॉन से दूर होता जाएगा, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से दूर होता जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो उतना बोलते हैं ना कि बच्चे घर से निकल के बिगड़ जाते हैं, घर में जब तक रहते हैं तब तक डिसिप्लिन रहते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब नजरों के सामने होते हो तो घर वाले कंट्रोल कर लेते हैं आपका बिहेवियर। जब आप नजरों के सामने नहीं हो तो कंट्रोल कैसे करेंगे बिहेवियर? फिर आप झूठ बोलो सच बोलो उन्हें पता कैसे चलेगा? राइट। अभी सेम लॉजिक यहाँ पे लगा के देखो, जब तक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पावरफुली कंट्रोल हो पा रहा है प्रोटॉन से तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करोगे प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट शेल की तरफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तरफ, वो कम होता जाएगा। तो कम होता जाएगा तो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है घूमेगा फिरेगा ना, उसको जहां जाना है लूज करना इलेक्ट्रॉन को इतना ईजी हो जाएगा। तो बेसिकली एज वी गो डाउन द ग्रुप the valence electron it gets easier and easier for the valence electron to be lost। इसीलिए हम बोलते हैं कि एक मेटालिक कैरेक्टर जो है जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं वैसे वैसे इंक्रीज होता है, बिकॉज इट बिकम्स easier and easier to lose electron। now let's talk about period। I love erasing this random thing, but yeah, कहाँ गया पेन? पीरियड की बात कर रहे थे। पीरियड में क्या होता है? जैसे जैसे हम प्रोसीड करते हैं लेफ्ट से राइट, एटॉमिक नंबर होता है इंक्रीज, है ना? एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता रहता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है इंक्रीज होता रहता है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होगा और लास्ट ऑर्बिटल तो वही का वही है, उसी में बार बार इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन ही तो ऐड होता है ना, एक एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, लेकिन वही लास्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल नंबर ऑफ प्रोटॉन क्योंकि इंक्रीज होता जा रहा है पीरियड में, वो ज्यादा अट्रैक्ट होता रहता है, ज्यादा अट्रैक्ट होता रहता है। उसी की वजह से एटॉमिक रेडियस भी कम होता जाता है एज वी मूव इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और उसी की वजह से ज्यादा डिफिकल्ट होता जाता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो जब हम पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट, मेटालिक प्रॉपर्टी जो है डिक्रीज होती है, और जब हम ग्रुप में जाते हैं अप टू डाउन, मेटालिक प्रॉपर्टी जो है इंक्रीज होती है। आया लॉजिक समझ? चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अच्छा, मेटालिक प्रॉपर्टी का एक और नाम होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी, याद रखना सेम ही बात है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ये नॉन मेटल शो करते हैं। नॉन मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? 4 से ऊपर होते हैं, तो इन्हें गेन करना पसंद है इलेक्ट्रॉन। इसी प्रॉपर्टी को, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी को आप इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी करते हो। सो बेसिकली द टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी। नाउ अगेन लॉजिक देखते हैं, अगेन लॉजिक देखते हैं। ग्रुप में हम नीचे जा रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो है इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीज हो रहा है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये और ज्यादा दूर होता जा रहा है। न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन से और दूर होता जा रहा है। अब बाकी किसी एटम से अगर आपको इलेक्ट्रॉन गेन करना है, भाई इलेक्ट्रॉन लाओगे कहाँ से ना? नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन लाते कहाँ से? HCl अगर बनता है तो क्लोरीन को हाइड्रोजन ही तो एटम देता है, इलेक्ट्रॉन देता है ना अपना। चलो वो तो कोवलेंट बॉन्ड हो गया, बट यू गेट माई पॉइंट। NaCl एग्जाम्पल ले लो आप। NaCl को ये जो एक इलेक्ट्रॉन मिलता है क्लोरीन को, ये सोडियम ही तो देता है ना। तो जो नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है दूसरे पास वाले एटम से, इस इलेक्ट्रॉन को पुल चाहिए ना, अट्रैक्टिव फोर्सेस चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं कि ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट जो इंक्रीज होता जा रहा है, प्रोटॉन अंदर धंसता जा रहा है, धंसता जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन को पुल ही नहीं मिल रहा। तो पुल ही नहीं मिल रहा, तो जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी जो है, द प्रॉपर्टी टू पुल एन इलेक्ट्रॉन, द प्रॉपर्टी टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन इन योर शेल इज डिक्रीजिंग। सो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीजेस। चलो ये भी आ गया समझ। अभी हम क्या करेंगे? पीरियड की बातें करेंगे। पीरियड में क्या था कि जैसे जैसे आप आगे जा रहे थे नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है इंक्रीज हो रहा था। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा था बच्चा, तो यानी कि आपका पॉजिटिव चार्ज जो है वो भी इंक्रीज हो रहा था। पॉजिटिव चार्ज जो है इंक्रीज हो रहा था, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्सेस भी क्या हो रहे थे? बढ़ रहे थे। भाई अब आपको पास वाले एटम से अगर इलेक्ट्रॉन उठाना है तो आप उठा लो, आपके पास बहुत फोर्स है।
जैसे जैसे आप पीरियड में लेफ्ट से राइट जा रहे हो प्रोटॉन्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो बिल्कुल ऑपोजिट है बच्चा। मेटालिक प्रॉपर्टी के केस में जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ग्रुप में वैसे वैसे मेटालिक प्रॉपर्टी होगी इंक्रीज, जैसे जैसे पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे मेटालिक प्रॉपर्टी होगी डिक्रीज। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, जैसे जैसे आप ग्रुप में जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी होगी डिक्रीज, और पीरियड के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी होगी इंक्रीज। तो यही मैं बताना चाह रही थी, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, अब लास्ट पार्ट है चैप्टर का। अच्छा, मेटलॉइड भी रह गए बच्चा। मेटलॉइड भी होते हैं आपके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। ये वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जो कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की शो करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की शो करते हैं। आपके मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जिगजैग फैशन में ये प्रेजेंट है। बोरॉन, ये देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, बोरॉन, सिलिकन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये वो इंटरमीडिएट एलिमेंट्स हैं जो ना तो मेटल की कैटेगरी में आते हैं ना नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं। इन्हें आप सेमी मेटल बोल सकते हो या मेटलॉइड बोल सकते हो, बिकॉज सम प्रॉपर्टीज दे शो ऑफ मेटल, सम दे शो ऑफ नॉन मेटल। अगेन क्लास 11th और 12th में आप मेटलॉइड्स के बारे में पढ़ोगे, अभी के लिए आपको समझने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ ऑक्साइड। ऑलरेडी हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है, हम इतना सारी केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं टर्म 1 में, हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि मेटल जो है बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। भाई हमने एक्सपेरिमेंट कर करके देखे हैं लैब में, है ना, मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं और नॉन मेटल जो है एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, राइट। तभी मेटल और नॉन मेटल जब मिलता है तो क्या बनाता है, आपका सॉल्ट बनाता है। इतना पढ़ चुके हो आप, NaCl जानते हो। तो मेटल बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड, नॉन मेटल बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड। अब खुद ही सोचो, जब आप ग्रुप में नीचे जा रहे हो, मेटालिक प्रॉपर्टी अगर बढ़ रही है तो बेसिक ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी, राइट। उसी ग्रुप में एसिडिक ऑक्साइड की प्रॉपर्टी घटेगी ना, क्योंकि बेसिक ऑक्साइड्स बन रहे हैं। सिंपल लॉजिक, वही लिखा हुआ है। दिस मीन्स दैट इन अ ग्रुप ऑफ अ पीरियोडिक टेबल basic character of an oxide increases. Why? Because metallic property increases and acidic character of oxide decreases because again metallic property increases. ऑन द अदर हैंड, जब एक पीरियड की बात कर रहे हो तो पीरियड में क्या इंक्रीज होता है लेफ्ट से राइट जाने पे, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। नॉन मेटल्स कौन से ऑक्साइड बनाते हैं, एसिडिक। सो एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ मेकिंग acidic oxide increases but the property of making basic oxides decreases. I know आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन जब आप ये लेक्चर एक बार देख लोगे और हाथ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के ये प्रूव करने की कोशिश करोगे कि मैम जो ये बात बोल रही है वो सही है कि नहीं, आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। पहली बार पढ़ने में कंफ्यूजिंग लग सकता है पर दूसरी बार में नहीं लगेगा, बिकॉज ऑल लॉजिकल, नथिंग इज रट्टाफिकेशन। चलिए, तो अगर कोई आपसे पूछे कि सोडियम ज़्यादा बेसिक है कि आपका मैग्नीशियम ज़्यादा बेसिक है, तो किस बेसिस पे आप करेंगे जस्टिफाई? आप करेंगे बेसिस पे जस्टिफाई उसके एटॉमिक नंबर पे, राइट। सोडियम का क्या है एटॉमिक नंबर, 11, का है 12। एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है बच्चा, यानी कि बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करता है, एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करता है। सिलिकॉन जो है वीकली एसिडिक है। ये सब कुछ हमने उनकी पोजीशन इन द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बेसिस पे डिसाइड की है। तो आपको कोई भी कंपाउंड दिया हो, कोई भी ऑक्साइड दिया हो, अगर उसका एटॉमिक नंबर दिया है और उसके साथ में किसी और ऑक्साइड का एटॉमिक नंबर दिया है, तो आप कंपेयर करके पता लगा लेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के पता लगा लेंगे कि कौन सा ज़्यादा बेसिक है या कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, राइट। चलो एक मैं एग्जांपल बता ही देती हूं यहां पे। वन सेकेंड, पहला वाला ही ले लें, Na, पेन का कलर, Na2O MgOO। ये किसका बना है, सोडियम का। ये बना है मैग्नीशियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। एक पीरियड में होते हैं, ऐसे लिखा होता है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, राइट। अभी हमने पढ़ा कि एज वी गो अलोंग द पीरियड मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, डिक्रीज होती है।
जब मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है बच्चा, तो बेसिक ऑक्साइड बनाने की भी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मेकिंग बेसिक ऑक्साइड, वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि मेटल्स ही बनाते हैं वो। तो कौन ज्यादा बेसिक सॉल्ट बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा, सॉरी, सोडियम कि मैग्नीशियम? ऑब्वियसली सोडियम। इस बेसिस पे आप कर सकते हो अपने आंसर्स को सॉल्व। सो आई होप यू एंजॉय टुडेज एक्सप्लेनेशन। जाते जाते मैं कुछ क्वेश्चंस करा देती हूँ ऑसवेल की बुक से। एक क्वेश्चन ये है, हाउ डज द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स चेंज ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड? आपको पता है एटॉमिक रेडियस जो है डिक्रीज होता है बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस जो है इंक्रीज होता है क्योंकि नए नए ऑर्बिटल्स ऐड होते हैं। ये रहा आपका आंसर। ऐसे किसी भी ट्रेंड पे आ सकते हैं आंसर बच्चा। और आपको अगर इस चैप्टर की सबसे अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो ये जो क्वेश्चन बैंक आया है, सैम्पल क्वेश्चन बैंक जो आया है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी जो आए हैं ऑसवाल के, दोनों ही बुक बहुत अच्छी हैं। तो आप इनमें से कोई भी अच्छी सी बुक ले सकते हो। मुझे पर्सनली लगता है कि क्योंकि आपके प्री बोर्ड्स हो गए हैं या होने वाले हैं, तो आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करने चाहिए। उनका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डोंट फॉरगेट टू टेक द बुक इफ यू स्टिल नीड इट। ठीक है, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। Please don't forget to answer these homework questions in the comment section if you want. First is this, that according to Mendeleev periodic law, elements were arranged in periodic table in the order of, क्या था basis, वो आपको मुझे बताना है। Then second question is कि एक element है X नाम का जो एक chloride बनाता है with the formula Xl2 which is a solid and high melting point। तो X would most likely be, कौन सा इसमें से आपको बताना है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक नंबर, एटॉमिक नंबर आप बता सकते हो। चलिए, सो थैंक यू एंड PDF डाउनलोड करना मत भूलिएगा। सेशन कैसा लगा वो भी बता दीजिएगा। थैंक यू, सी यू।